मिस किया। नेफिस ने जो कहा था उसका कुछ सेंस बनता था, कम से कम उतना ही सेंस जितना उस जैसी लड़की की बातों का निकल सकता था। चेंजिंग स्टार नाइटमेयर स्पेल को नष्ट करना चाहती थी और सॉवरेन्स उसके रास्ते की बाधा थे। ब्राइट कासल के क्रू टायरेंट गनलॉक की तरह उन्होंने भी स्पेल से मुक्ति पाने की कोशिश छोड़ दी थी और इसके बजाय उस महान पावर से संतोष कर लिया था जो उसने उन्हें पहले ही दे दी थी। इससे भी बुरा ये था कि वे दूसरों को इतना ऊपर उठने से रोक रहे थे कि कहीं वे उनके पोजीशन के लिए खतरा न बन जाएं। कम से कम नीचे से तो ऐसा ही लग रहा था। शायद उन सॉवरेन्स के पास अपनी डेस्पोटिज्म और इनएक्शन के अन्य कारण रहे हों, लेकिन सन्नी के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था। नेफिस के लिए ये मैटर नहीं करता था। उसके लिए वे बस एक ऑब्स्टिकल थे जिन्हें नष्ट करना ही था। इमॉर्टल फ्लेम क्लैन का बदला लेने की उसकी पर्सनल डिजायर और उन लोगों को रेट्रिब्यूशन देने की चाहत जिन्होंने उसके पिता को बिट्रे किया था, ने इस टास्क को और भी सुखद बना दिया था। हालांकि उसके एनिमीज बहुत शक्तिशाली थे। वो उन्हें तभी चुनौती दे सकती थी जब वो खुद सुप्रीम बन जाए, लेकिन सुप्रेमेसी का रास्ता उन्हीं लोगों के पहरे में था जिन्हें उसे नष्ट करना था। इस डेड एंड का सामना करते हुए उसने सॉवरेन्स की अपनी पावर का उपयोग करके ही उन्हें वैंक्विश करने का फैसला किया था। वो अपने एनिमी की रैंक्स में इन्फिल्ट्रेट करना चाहती थी और खुद को ऐसी स्थिति में रखना चाहती थी कि सही समय आने पर भीतर से ही किसी एक ग्रेट क्लैन पर हमला कर सके। सन्नी ने एक गहरी साय ली। तो मैं साफ साफ समझ लूं, तुम क्लैन वैलर में शामिल होने जा रही हो। उनके लिए तब तक लड़ोगी जब तक क्लैन सॉन्ग नष्ट न हो जाए, ताकि एनविल का ट्रस्ट जीता जा सके, और फिर अपनी ब्लेड उसी के खिलाफ चला दोगी। नेफिस कुछ पलों के लिए रुकी, फिर श्रग्ड किया। कमोबेश यही। क्यों? उसने अपना चेहरा रगड़ा। ये एक टेरेबल प्लान है। इस योजना में स्विस चीज से भी ज्यादा छेद हैं। चाहे वो सुई जो भी हो। कौन कहता है कि वैलर ही ये युद्ध जीतेगा? कौन कहता है कि एनविल तुम्हारे साथ कभी भी एक लेटेंट थ्रेट के अलावा किसी और तरह से पेश आएगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो फूल है? निश्चित रूप से वो जानता होगा कि तुम उससे कितनी नफरत करती हो। चेंजिंग स्टार ने उसे शांति से देखा। मैं कहती हूं, मैं तय करती हूं कि कौन जीतेगा। मैं तय करती हूं कि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है या नहीं। ये सब मुझ पर डिपेंड करता है ना? अगर मैं चाहती हूं कि महान सॉन्ग क्लैन हार जाए, तो मुझे ये इंश्योर करना होगा कि वो हार ही जाए। अगर मैं एनविल का फेवर चाहती हूं, तो मुझे ये इंश्योर करना होगा कि वो मेरा फेवर ले। मैं इसमें कोई पैसिव ऑब्जर्वर नहीं हूं सन्नी। मेरे पास फ्यूचर को वैसा बनाने की एजेंसी है जैसा मैं चाहती हूं, या कम से कम कोशिश तो कर ही सकती हूं। बेशक सक्सेस की चांसेस बहुत खराब हैं, लेकिन ऑड्स कब हमारे साथ थे? सन्नी स्कॉफ्ट, फिर अपना सिर हिलाया। ये तो मैं मानूंगा। हमारी लक हमेशा से खराब रही है। हालांकि अपनी मर्जी के खिलाफ ओवरवेलमिंग डेंजर में धकेले जाने और अपनी मर्जी से खुद को रिस्क में डालने के बीच एक डिफरेंस होता है। पहले की तरह हमें अंडरडॉग्स होने की जरूरत नहीं है। तुम इसे खुद चूज कर रही हो। नेफिस ने भी अपना सिर हिलाया। यही तुम गलत हो सन्नी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब पीछे मुड़ सकती हूं? कि सॉवरेन्स मुझे कभी चैन से रहने देंगे? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। जैसा तुमने कहा, वैलर अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेने के लिए अड़ा हुआ है। मैं बस इतना चूज कर सकती हूं कि वे अपने दांत कहां गड़ाएं। उसने कुछ पलों तक उसे घूरा, फिर थूका। क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो? उसे देखते हुए चेंजिंग स्टार की भौहें तन गईं। क्या? सन्नी एक कदम आगे बढ़ा। तुम मुझे भूल रही हो। गॉड डैम इट। इस सब में मेरी भी राय मायने रखती है। वो कुछ देर चुप रही। अंततः नेफिस ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूं। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें मेरे साथ वैलर जाने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर एक क्रिकेट स्माइल आ गई। ओह, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आखिरकार हमारे बीच एक बॉन्ड है। मैं अपनी मर्जी से काम करने के लिए तभी तक फ्री हूं जब तक तुम कुछ और तय नहीं कर लेती। क्या पता कब तुम्हारा मूड बदल जाए? नेफिस ने उसे कुछ लंबे सेकंड तक घूरा, फिर उसने साइड किया और अपनी बाहें सिकोड़ लीं। तो बात यह है। सन्नी ने अपने दांत पीसे, फिर धीरे से कहा, चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो चलो बात करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो नेफिस, मुझे बताओ, तुम मेरे ऊपर अपनी इस पावर का क्या करने वाली हो? उसका चेहरा इम्पैसिव रहा। नेफिस ने उसे एक पल के लिए ठंडेपन से देखा और फिर कहा, कुछ नहीं। मैं तुम्हें फिर कभी अपने लिए कुछ करने का ऑर्डर नहीं दूंगी, कभी नहीं। सन्नी नेफिस के बोलने से पहले ही अपना मुंह रिटॉर्ट करने के लिए खोल चुका था, लेकिन फिर वो फ्रोज रह गया। वो कुछ पलों तक स्थिर खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस छोड़ी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने कभी कोशिश की तो हम में से कोई एक मर जाएगा। यह कोई थ्रेट नहीं है, बस एक फैक्ट है।
अचानक चेंजिंग स्टार की आंखों में व्हाइट स्पार्क्स जल उठीं। वो थोड़ा आगे झुकी और उसकी आवाज दबी हुई इमोशन से भरी थी। और क्या तुम जानते हो क्यों? अचानक अनीज महसूस करते हुए सन्नी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नहीं, मैं नहीं जानता। क्यों? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके ठीक सामने आकर रुक गई, लगभग उतनी ही करीब जितनी वे अपने डांस के दौरान थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें दहकती हुई फ्लेम से भरी थीं। क्योंकि मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध फॉलो करने वाला कोई नहीं चाहिए। मुझे लोगों से सेवा कराने के लिए किसी मैजिकल कॉलर की जरूरत नहीं है। मुझे स्लेव्स नहीं चाहिए। मेरे लिए वो काफी नहीं है सन्नी। जब मुझे लॉयल्टी मिल सकती है तो मैं सिर्फ सबमिशन से क्यों समझौता करूं? जो लोग मेरे पीछे चलेंगे, मेरी सेवा करेंगे और मेरी बात मानेंगे, वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये उनकी मोस्ट आर्डेंट डिजायर होगी। वे मुस्कुराहट के साथ ऐसा करेंगे। अगर मैं कभी तुम्हें अपना बनाना चाहूंगी सन्नी, तो तुम मेरे बन जाओगे। इसलिए नहीं कि तुम्हें फोर्स्ड किया गया था, बल्कि इसलिए कि तुम खुद ऐसा चाहोगे। यह भी एक फैक्ट है। वो उसके शब्दों की अचानक इंटेंसिटी से हैरान होकर उसे कुछ पलों तक देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक स्टबर्न एक्सप्रेशन आ गया। क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही फुल ऑफ योरसेल्फ नहीं समझती? तुम होती कौन हो ये तय करने वाली कि मैं क्या चाहता हूं? नेफिस ने उसे देखा, फिर मुड़ गई और साइड किया। मैं वो इंसान हूं जो तुम्हें दुनिया में सबसे अच्छी तरह जानती है सन्नी। यहां तक कि दो दुनियाओं में। वह कुछ पलों के लिए रुकी और फिर धीरे से जोड़ा। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूं। लेकिन चाहे तुम चाहो या ना चाहो, हमारी फेट्स इंटरट्वाइंड हैं। और उस बॉन्ड का तुम्हारी इनेट एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सच तो ये है, वे उसी पल एंटैंगल्ड हो गई थीं जब हम अकेडमी गेट्स के सामने मिले थे। हमें बस तब तक इसका पता नहीं था। तुम इससे भाग नहीं सकते। भाग नहीं सकता? फेट से? सन्नी ने काफी देर तक नेफिस को देखा और फिर एक डार्क स्माइल दी। देखती जाओ। उसके साथ ही उसने अपनी बोन फ्लूट को गायब किया, मुड़ा और रसोई से बाहर चला गया। गलियारे में प्रवेश करते हुए सन्नी दूर चला गया। उसके नथुने फड़क रहे थे और उसका चेहरा एंगर से तमतमाया हुआ था। चलते चलते उसने अपना कम्युनिकेटर निकाला और एक परिचित नंबर डायल किया। कुछ समय बाद स्पीकर से एक फीमेल वॉइस गूंजी। सन्नी, कितना सुखद सरप्राइज है। तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। वो कुछ पलों के लिए झिझका और फिर एक गहरी सांस ली। फिर सन्नी मुस्कुराया और दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, मास्टर जेट, हे, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। वो एक सेकंड के लिए रुका और फिर पूछा, अंटार्कटिका में कितनी ठंड? सन्नी बहुत राइल्ड और गुस्से में था। एक बार फिर नेफिस से बात करने की वजह से उसने अपना सेंस ऑफ बैलेंस खो दिया था। हालांकि उसने जो फैसला लिया था वो इमोशनल नहीं था। उसमें इतनी कंपोजर थी कि वो उबलती हुई भावनाओं के बीच भी अपना क्लियर हेड बनाए रख सके। सालों की लड़ाइयों और डायर कॉन्फ्लिक्ट्स ने उसे सिखाया था कि कूल हेड कैसे रखना है। इसलिए उसका चॉइस बिल्कुल कोल्ड और कैलकुलेटेड था। उस बातचीत के दौरान दो चीजें साफ हो गई थीं। पहली बात बहुत सरल थी। नेफिस ग्रेट क्लैन वैलर में शामिल होने का इरादा रखती थी, जबकि सन्नी का इससे कोई लेना देना नहीं था। किसी शक्तिशाली और समृद्ध क्लैन का रिटेनर बनना एक बात थी, ताकि उनके विशाल नॉलेज, आर्सेनल और रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सके। अपनी स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा के बावजूद सन्नी ने खुद भी इस आइडिया पर गौर किया था। हालांकि एक ऐसे एम्बैटल्ड क्लैन में शामिल होना बिल्कुल अलग बात थी, जो एक डिस्ट्रक्टिव और खूनी युद्ध में उतरने की कगार पर हो, वो भी एक समान रूप से भयानक एडवर्सरी के खिलाफ। और जले पर नमक ये कि वैलर इस समीकरण में हारने वाली तरफ था। उनका दुश्मन ग्रेट क्लैन सॉन्ग हर तरह से फायदे में था, और उससे भी बुरा विचार एक ऐसे वॉरिंग फैक्शन में शामिल होना था जिसे आगे चलकर बिट्रे करने की सोची समझी योजना हो। नेफिस अंततः एक नहीं बल्कि दोनों ग्रेट क्लैन्स का सामना करने के लिए तैयार थी। उसके अपने गोल्स और कन्विक्शन थे, लेकिन सन्नी बस अकेला छोड़ दिया जाना चाहता था। उसे उसके साथ ड्रैगन्स मॉ में जाने का कोई कारण नहीं दिखता था। इससे भी बढ़कर उसके वैलर में शामिल होने से वो शुरुआती कंडीशन हल हो गई थी, जिसने उसे इस शापित निगोशिएशंस के लिए मजबूर किया था। चूंकि वैलर कोहोर्ट के केवल एक सदस्य को रिक्रूट करने के लिए तैयार था और चेंजिंग स्टार खुद रिक्रूट होने को तैयार थी, तो भला वो उसके पीछे क्यों जाए। संक्षेप में, सन्नी के दिल में उठ रही तमाम कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स के बावजूद स्थिति काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उसके पास उस ग्रेट क्लैन की सेवा में जाने का कोई कंपेलिंग रीजन नहीं था, बल्कि उसके पास पीछे हटने और वहां से चले जाने का एक कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी था। वो इसका उपयोग न करने वाला फूल ही होता। बेशक हकीकत में चीजें थोड़ी अधिक कॉम्प्लिकेटेड थीं। चेंजिंग स्टार ने जो कहा था उसने उसे गुस्सा दिलाया होगा, लेकिन वो गलत नहीं थी। उनकी फेट्स वास्तव में एक दूसरे से इंटरट्वाइंड लग रही थीं।
एक ही वर्ष में पैदा होने से लेकर डिवाइन और एक दूसरे के पूरक एस्पेक्ट्स प्राप्त करने तक, एकेडमी के गेट पर मिलने से लेकर फॉरगॉटन शोर के उसी छोटे से हिस्से में भेजे जाने तक। चाहे कोइंसिडेंस से हो या नहीं, उनका संबंध शैडो बॉन्ड के बंधन से कहीं आगे का था। सन्नी को गहरा संदेह था कि उसके इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट फेटेड का नेफिस को उसके रास्ते में लाने में बहुत बड़ा हाथ था, और जितना सन्नी फेट को चुनौती देना चाहता था, वो इतना एरोगेंट नहीं था कि ये सोच सके कि वो अभी उसकी जंजीरों को तोड़ने के